नमस्कार। सरस्वती शिक्षा समिति पाली क्लास 6 सब्जेक्ट साइंस चैप्टर 9 सजीव विशेषता एवं विकास। इस पाठ के पिछले अध्याय में अपन आवास और उसके परिवेश के बारे में पढ़ चुके हैं। अपन ने स्थलीय आवास, जलीय आवास, जैव घटक, अजैव घटक के बारे में जाना कि ये क्या होता है। अब हम इस अध्याय में आगे की तरफ विभिन्न आवासों की यात्रा करेंगे। इस टॉपिक के अंतर्गत अपन किस किस प्रकार के आवास पाए जाते हैं और उसमें रहने वाले जीवों के अनुकूलन तथा विशेषताओं के बारे में हम अध्ययन करेंगे। हम सबसे पहले मरुस्थलीय जंतु के बारे में पढ़ेंगे। मरुस्थलीय जंतु में अपन ऊँट के बारे में पहले चर्चा कर चुके हैं कि ऊँट की क्या क्या विशेषताएं होती है और वो किस प्रकार से रेगिस्तान में मरुस्थल में रह सकते हैं। अब ऊँट के अलावा कौन कौन से जंतु मरुस्थल में पाए जाते हैं और उनकी क्या क्या विशेषताएं होती है। तो मरुस्थल में रहने वाले चूहे व सांप के ऊँट की तरह लंबे पैर नहीं होते। हमने पढ़ा था कि ऊँट के क्या होते हैं, लंबे पैर होते हैं जो उसे गर्मी से, उसके शरीर को क्या करते हैं, मरुस्थल की जो गर्मी होती है उससे बचाते हैं। पर चूहे व सांप के इतने लंबे पैर नहीं होते, इसलिए ये क्या करते हैं, ये दिन में गर्मी से बचने के लिए ज़मीन के अंदर बिलों में चले जाते हैं तथा जब रात्रि में तापमान सही होता है तो ये अपने बिल से बाहर निकल जाते हैं। तो अब चूहे और सांप अपना बचाव कैसे करते हैं, तो ये अपना बचाव जब दिन में तेज गर्मी होती है तो अपने घरों में, बिलों के अंदर चले जाता है। आप चित्र में देख सकते हैं कि चूहे व सांप अपने बिल में बताए गए हैं और जब रात्रि में तापमान सही हो जाता है तो ये क्या करते हैं, अपने बिलों से बाहर आ जाते हैं और फिर भोजन की तलाश करते हैं, आदि कार्य करते हैं। आगे चलते हैं। अब मरुस्थलीय पौधे किस प्रकार के होते हैं, ये आपको कुछ मरुस्थलीय पौधे दिखाए गए हैं। तो मरुस्थलीय पौधों में वाष्पोत्सर्जन के समय बहुत कम जल निष्कासित होता है। अब नॉर्मली अपन देखें सामान्यतः तो क्या होता है, जब वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया होती है तो पत्तियां क्या करती है, पानी बाहर निकालती है। पर अब मरुस्थल में तो क्या होता है, हमने क्या पढ़ा, पानी की बहुत कमी होती है। तो जब वहाँ पे पानी ही नहीं होगा तो पत्तियों में से पानी कैसे निकलेगा। तो जो कुछ मात्रा में पत्तियों में पानी पाया जाता है तो वो वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया में निकलता है। तो वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया में जो मरुस्थलीय पौधे होते हैं वो बहुत कम पानी निष्कासित करते हैं क्योंकि उनको मरुस्थल में इतना ही पानी मिल पाता है। मरुस्थलीय पौधों की पत्तियां या तो बहुत छोटी होती हैं वरना पत्तियां कांटों, शूल में रूपांतरित हो जाती है क्योंकि पत्तियों में होने वाले वाष्पोत्सर्जन में जल ह्रास में कमी आ जाती है। जब पत्तियां क्या करेगी, वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया में धीरे धीरे जल बाहर निकालना कम कर देगी। मतलब जब पेड़ पौधों में पानी ही नहीं पाया जाएगा, वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया ही नहीं होगी, जल में कमी आ जाएगी, तो क्या हो जाएगा, जो पेड़ पौधों की जो पत्तियां होती है वो किस में रूपांतरित हो जाती है, कांटों में रूपांतरित हो जाती है। या फिर उस पौधे की जो पत्तियां होगी वो बहुत छोटी छोटी होती है। अधिकतर जो मरुस्थलीय पौधों की जो पत्तियां होती है वो कांटों में रूपांतरित हो रखी होती है। आप ये कैक्टस, नागफनी का पौधा देख सकते हैं, इसके ऊपर आपको छोटे छोटे कांटे भी दिखाई दे रहे होंगे। नागफनी के पौधे में प्रकाश संश्लेषण पौधों के तने में होता है। इनके तने पर मोम की परत पाई जाती है जो जल संरक्षण में मदद करती है। अब इसमें पत्तियां तो होती नहीं है, अपन को पता है प्रकाश संश्लेषण कौन करता है, पेड़ पौधों की पत्तियां करती है क्योंकि क्लोरोफिल उसी में पाया जाता है, अपन ने यही पढ़ा है। पर मरुस्थलीय जो पेड़ पौधे होते हैं उनमें पत्तियां हमने क्या पढ़ी, पानी कम ह्रास होता है, मतलब निकलता कम है, तो उसकी वजह से जो पत्तियां होती है वो क्या होती है, धीरे धीरे कांटों में रूपांतरित हो जाती है। तो इसके कारण से जो मरुस्थलीय पेड़ पौधे हैं उनका जो तना है वो क्या करता है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करता है। अब इसके तने पर क्या पाई जाती है, नागफनी के तने पर मोम की परत पाई जाती है जो अधिकतर पानी को बाहर निकलने से रोकती है, मतलब जल संरक्षण का कार्य करती है ताकि पानी अधिक मात्रा में पेड़ से बाहर नहीं निकले। आगे चलते हैं। अधिकतर मरुस्थलीय पौधों की जड़ें जल अवशोषण के लिए
मिट्टी में कई गहराई तक चली जाती है। अब कोई भी पेड़ पौधा होगा उसको जीवित रहने के पानी की आवश्यकता होगी। अगर पेड़ पौधों को ज़मीन के अंदर एक नियमित दूरी तक पानी नहीं मिलता है तो पेड़ पौधों की जड़ें क्या होती है, धीरे धीरे बहुत गहराई तक चली जाती है और लंबी लंबी फैल जाती है। तो मरुस्थलीय पौधों की जड़ें भी कुछ इस प्रकार से ही लंबी होती है। आगे चलते हैं। अब हम अगला पढ़ेंगे पर्वतीय क्षेत्र। पर्वतीय क्षेत्र में रहने वाले पेड़ पौधे और जंतु किस प्रकार से होते हैं। तो सबसे पहले ये पर्वतीय क्षेत्र होते कैसे, तो ये प्राय ठंडे होते हैं, यहाँ पर तेज हवाएं चलती है। सर्दियों में यहाँ पर हिमपात भी होता है, मतलब बर्फ भी गिरती है। पर्वतीय क्षेत्र में पाए जाने वाले पौधे शंक्वाकार होते हैं। इन पौधों की शाखाएं तिरछी होती है। कुछ वृक्षों की पत्तियां सुई के आकार की होती है, जिससे वर्षा का जल व हिमपात आसानी से नीचे गिर जाता है। अब आप देख सकते हैं कि इस पौधे का आकार कैसा है, शंक्वाकार है, मतलब त्रिभुज के आकार का है या कोण का रूप है। तो इस पौधे का आकार शंक्वाकार होता है। इनकी जो पत्तियां होती है कुछ पौधों की, वो सुई के आकार की होती है। अब इनका आकार ऐसा क्यों होता है और इनकी शाखाएं भी क्या होती है, नीचे की तरफ पाई जाती है, ताकि जो बर्फ गिरे या जो भी वर्षा का जल हो वो जब इनके ऊपर गिरे तो वो आसानी से क्या हो, ढलान की सहायता से नीचे गिर जाएगा। अब तिरछी है तो अगर पानी गिरेगा तो ऑब्वियस सी बात है, वास्तविक चीज़ है कि वो कहाँ आ जाएगा, धीरे धीरे नीचे गिरने लग जाएगा। तो इसलिए इनका आकार कैसा होता है, शंक्वाकार होता है। इनकी शाखाएं तिरछी होती है ताकि जो बर्फ़ गिरती है इनके ऊपर या जो वर्षा का जल गिरता है वो आसानी से नीचे गिर जाता है इनसे। आगे देखते हैं, पर्वतीय क्षेत्र में रहने वाले जंतु वहाँ के अनुसार अनुकूलित होता है। कोई भी जंतु होगा वो जिस क्षेत्र में रहेगा वहाँ के अनुसार क्या होता है, अनुकूलित होता है। तो पर्वतीय क्षेत्र में रहने वाले जंतु भी क्या है, उस क्षेत्र के अनुसार अनुकूलित होते हैं। इनके शरीर पर मोटी चमड़ी पाई जाती है या मोटी त्वचा पाई जाती है तथा फर पाए जाते हैं, जो इनको क्या करते हैं, ठंड से बचाते हैं या इनकी ठंड से रक्षा करते हैं। जैसे याक का शरीर लंबे बालों से ढका रहता है, जिससे उसका बचाव ठंड से होता है। अब याक के शरीर पर क्या पाए जाते हैं, बहुत लंबे लंबे बाल पाए जाते हैं जो कि उसे ठंड से बचाते हैं। तेंदुए के शरीर पर फर पाए जाते हैं। अब ये फर क्या कार्य करते हैं, जब तेंदुआ बर्फ़ में चलता है तो ये फर उसके पैरों को ठंड से बचाने का कार्य करते हैं। आप तेंदुआ देख सकते हैं, इसके शरीर पर क्या पाए जाते हैं, बहुत सारे फर पाए जाते हैं, रोए पाए जाते हैं, जिससे कि ये बर्फ़ में आसानी से चल सकता है। और ये है दूसरा चित्र आपके याक का। इसके शरीर पर बहुत सारे लंबे लंबे बाल पाए जाते हैं जो कि इसे ठंड से बचाने का कार्य करते हैं। आगे हम देखते हैं, पहाड़ी बकरी के मजबूत खुर उसे ढालदार चट्टानों पर दौड़ने में मदद करते हैं। जैसे जैसे पर्वतीय क्षेत्र ऊपर जाता है वैसे वैसे विविधता पाई जाती है। अब जैसे जैसे हम पर्वतीय क्षेत्र के ऊपर की तरफ जाने लगेंगे तो हमें और विभिन्न प्रकार के जीव जंतु तथा पेड़ पौधे देखने को मिलेंगे और उनमें और विभिन्न प्रकार की विविधताएं हमें देखने को मिलेगी। तो हम किसी भी क्षेत्र में आगे की तरफ बढ़ते जाते हैं या ऊपर की तरफ बढ़ते जाते हैं तो उसमें हमें अलग अलग प्रकार की विविधताएं, अलग अलग प्रकार की विशेषताएं देखने को मिलती हैं। इसके अलावा ये अतिरिक्त प्रश्न दिए गए, ये आपको अपनी कॉपी में करने हैं। धन्यवाद।